हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। कल हम लोग एलआई सेट्स के एग्जांपल्स देख रहे थे। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और फिर बेसिस से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 be Li vectors, then which of them are true? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कैसे है? Li है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, अल्फा 4 प्लस अल्फा 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकेंड क्या बोल रहा है? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, अल्फा 4 माइनस अल्फा 1 आर एलाइन। थर्ड ऑप्शन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, अल्फा 4 माइनस अल्फा 1 आर एलाइन। एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, अल्फा 4 माइनस अल्फा 1 आर एलाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ये एलआई वेक्टर्स है और हमें कंडीशंस दे दी। अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से एलआई है और कौन से एलडी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम इनसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, इन सेट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और इस पे रॉ रिड्यूस एक्लन फॉर्म लगा सकते हैं। क्लास 12 में पढ़ा होगा सबने रॉ रिड्यूस एक्लन फॉर्म। तो फर्स्ट में क्या है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, है ना? तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 की जगह पे 1 1, अल्फा 3 और अल्फा 4 नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 0 0। सेकेंड क्या है? अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, 0। थर्ड क्या है? अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, और उसके बाद क्या है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 4, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 4। हम ऐसे इससे मैट्रिक्स बना सकते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 इक्वल टू 0 0 0 0। अब इस पे लगाओ रो रिड्यूस इक्लन फॉर्म RREF, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना है कि ऑपरेशंस लगा के रो को रिड्यूस करना है। तो यहाँ देखो, ये पाइवोट एलिमेंट है हमारे, ये पाइवोट एलिमेंट है और ये पाइवोट एलिमेंट है। जिस एलिमेंट के नीचे सारे जीरो होते हैं, जैसे ये 1 है ना, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो है, उसे हम क्या कहते हैं? पाइवोट, ठीक है? तो ये तीनों रो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये रिड्यूस नहीं होगी। ये फोर्थ वाली रिड्यूस हो सकती है, तो इसको रिड्यूस करने का हम लोग ट्राई करेंगे। 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। अब ऑपरेशन लगाओ, R4 से R1 को माइनस करो, R4 माइनस R1, तो देखो क्या आएगा? 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस दिस 1। इस लास्ट रो को फर्स्ट रो से माइनस करो तो क्या आएगा? 0। फिर क्या आएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1, फिर 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। अब देखो ये किससे रिड्यूस होगा? अब ये रो एंड ये रो
को आपस में रिड्यूस करो। अब क्या करो, R4 माइनस R2, तो क्या आएगा 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1, माइनस नहीं करो, प्लस करते हैं, ठीक है। R4 प्लस R2 करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, एंड 1 प्लस 0 1, है ना। अब देखो ये रो और ये रो क्या हो गई, सेम हो गई। और हमें पता है एक ही मैट्रिक्स में अगर दो रो सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, यानी ये मैट्रिक्स कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन के लिए चेक करो। सेकेंड क्या था क्वेश्चन, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3। तो इसके लिए मैट्रिक्स बनाते हैं, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 2 के लिए 1 और 0 0, फिर 0, अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, तो अल्फा 2 के लिए पॉजिटिव और माइनस अल्फा 3 के लिए -1। फिर क्या था, अल्फा 3 माइनस अल्फा 4, दैट इज अल्फा 3 1 एंड -1। और फिर क्या था, अल्फा 4 माइनस अल्फा 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा 1 था तो 1 के अल्फा 1 की जगह पर -1, 0 0 1। अब इस पे फिर हमें क्या लगाना है, रॉ रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसमें R1 प्लस R4 करें तो क्या आएगा, 1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 -1, और रो 1 एंड रो 4 को ऐड करें तो क्या आएगा, 0 -1 0 एंड 1। अब देखो इस रो और इस रो पर काम करना होगा, तो 1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 -1। अब फिर से क्या करो, सेकेंड ऑपरेशन लगाओ, R4 प्लस R2, तो क्या आएगा, 0 -1 प्लस 1 0 0 -1, और यहाँ पे क्या आएगा 1। अब इन दोनों रो को देखो, अगर हम R3 प्लस R4 कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 -1 0 0 -1 प्लस 1 0 और +1 -1 0। तो एक पूरी रो क्या आ गई, 0 रो हो गई हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी है, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3, है ना। तो थर्ड बनाओगे तो क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2, फिर था अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 3 अल्फा 4, और फोर्थ क्या था, अल्फा 4 माइनस अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 0 0 1। क्लियर। इसका तुम डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो इन सब मैट्रिक्स पे, अगर रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं लगाना चाहते हो तो डिटर्मिनेंट निकाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन 4x4 की मैट्रिक्स है और ऑलवेज डिटर्मिनेंट निकालना इजी नहीं रहेगा, है ना। तो ये मेथड लगाना ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। अब हम क्या कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं इसमें, R4 प्लस R1, तो क्या आएगा उससे, 0
1 0 1। तो अब हमें किस पे काम करना है, R3 और R4 पे। तो अब ऑपरेशन लगाओ, R4 माइनस R2। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, R4 से R2 माइनस करना है। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 -1 और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब क्या करो, ऐड कर दो, R3 प्लस R4 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1 +1 0 और 1 1 2। तो सारे रो तो 0 नहीं हुए, इसमें देखो हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए। ये क्या हुआ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ये कैसा मैट्रिक्स का सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है ये। क्लियर। और देखो इसमें हर एलिमेंट के नीचे 0 है, यानी हमें क्या करना है, हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन या किसी स्केलर मल्टीपल के थ्रू, डायरेक्टली बोले तो हमें इन रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से ज्यादा जीरोस बनाने हैं ना, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बनाना है कि इन रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम मैट्रिक्स के ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये LI है या LD है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, LI हो गया, है ना। तो तो देखो यहां से सेकेंड वाला भी गलत हो गया, थर्ड वाला सही हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था वो, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सही बात है, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट LI है, LI ही इसने बोला भी है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू है। और फोर्थ वाला आप खुद से चेक करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है, कि ये LI होगा या LD होगा। आप लोग इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, लेट α1 α2 α3 are Li vectors, then for what value of k are the vectors α2 minus α1, k α3 minus α2, α1 minus α3 are Li। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कि ये α1 α2 α3 कैसे हैं, ये Li वेक्टर्स हैं। तो ये सेट उसने डिफाइन करके दिया है, α2 माइनस α1, के α3 माइनस α2, α1 माइनस α3। तो किस के लिए ये सेट क्या होगा, ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। ये पूछ रहा है, तो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, α2 माइनस α1। तो α1 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, α2 की जगह +1 और 0, फिर 0 -1 एंड k 1 0 -1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू 1, फिर -1, यहाँ से क्या आ जाएगा, -k। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -1 + k। और Li होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो इसको किसके इक्वल रखेंगे, नॉन जीरो के। तो इफ k is not equal to 1, then α2 minus α1, alpha k α3 minus α2, α1 minus α3 are Li।
किसके लिए? के नॉट इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि क्या आ गया? के बिलोंग्स टू r माइनस 1, है ना? कि के अगर मेरा नॉट इक्वल टू 1 है तो ये सेट क्या हो जाएगा? Li हो जाएगा। क्लियर? अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं नेट में, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चंस। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 are linearly dependent and alpha 2, alpha 3 and alpha 4 are linearly independent. Now, so that ऑप्शन ए है कि अल्फा 1 is in linear combination of alpha 2 and alpha 3 and B क्या बोल रहा है? अल्फा 4 is not in linear combination of अल्फा 1, अल्फा 2 and अल्फा 3, है ना? क्या बोल रहा है कि अल्फा, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो खुद ही, कि अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एलडी है और अल्फा 2, अल्फा 3 क्या है? एलआई है। तो उसने खुद ही क्या दे दिया? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कैसा है? लीनियरली डिपेंडेंट। एंड अल्फा 2, अल्फा 3 कैसा है? ये एलआई है। अगर अल्फा 2, अल्फा 3 एलआई है और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एलडी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा 1 हम लिख रहे होंगे अल्फा 2, अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, है कि नहीं? दिस इम्प्लाई इट बिकम एलडी ड्यू टू अल्फा 1. This imply alpha 1 is linear combination of alpha 2 and alpha 3. This imply alpha 1 belongs to linear span of alpha 2, alpha 3, है ना? तो क्या बोल रहा है कि alpha 1 is in linear combination of alpha 2 and alpha 3. This statement is true. B में क्या बोल रहा है कि alpha 4 is not a linear combination of alpha 1, alpha 2 and alpha 3. और इसने क्या गिवन है कि alpha 2, alpha 3, alpha 4 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना? तो alpha 4 जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम alpha 4 को E alpha 1 प्लस B alpha 2 प्लस C alpha 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। अल्फा 1 क्या था? अल्फा 1 लीनियर कॉम्बिनेशन था अल्फा 2, अल्फा 3 का। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना कि AC1 अल्फा 2 प्लस C2 अल्फा 3, अल्फा 1 की जगह पे हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3। ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट इक्वल टू AC1 प्लस B अल्फा 2 प्लस AC2 प्लस C अल्फा 3, क्योंकि अल्फा 4 क्या है? Li है। तो अल्फा 2 और अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। सो अल्फा 4 is not in linear combination of alpha 2 and alpha 3 because for 3 vectors to be Li, none can be in the span of the other, क्योंकि अल्फा 4, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो तीनों एक दूसरे के स्पैन में नहीं होंगे, है ना?
सो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर पाएंगे कि अल्फा 4 इज नॉट इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 2 एंड अल्फा 3। और हमारा बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्फा 2 इज नॉट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। सही है, क्योंकि अल्फा 1 को हम किस में लिख दिए, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 में, और फिर हम क्या दिखाए कि अल्फा 4 को हम अल्फा 2 एंड अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा 4 कैसा है, अल्फा 4 एल आई है, इसने दे के रखा है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद बेसिस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। देखो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस किसको कहते हैं, लेट V over F be a vector space over a field F, then a subset B of V is said to be basis of vector space if first क्या हो जाए, लीनियर स्पैन ऑफ B इक्वल टू V हो जाए, और सेकेंड B कैसा हो, B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या चाहिए हमें बेसिस के लिए, लीनियर स्पैन ऑफ B क्या हो जाए, इक्वल टू V के, और जो बेसिस है B है वो क्या होना चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस है हमारे पास, तो हम क्या ले रहे हैं, उसका एक सबसेट ले रहे हैं। देन अ सबसेट B of V is said to be a basis of vector space if लीनियर स्पैन V का V के इक्वल हो जाए और B क्या हो जाए, Li हो जाए। एग्जाम्पल देखो, लेते हैं हम S इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 माइनस 1 0। ये हमने ले लिया, इसको नाम दे दो x y z एंड w। ठीक है, ये क्या है, सबसेट है R 2 क्रॉस 2 का, है ना। ये S क्या है, सबसेट है R 2 क्रॉस 2 का। हमें क्या बनाना है, हमें मैट्रिक्स बनानी है ए बी सी डी, इनकी हेल्प से, क्योंकि हमें देखना है ये बेसिस है या नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे 1 0 0 0 प्लस बीटा 0 1 1 0 प्लस गामा 0 0 0 1 प्लस डेल्टा 0 1 माइनस 1 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस डेल्टा, फिर यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस डेल्टा, और ये क्या आ जाएगा, गामा। और ये किसकी इक्वल है, ए बी सी डी। तो यहां से अल्फा इक्वल टू ए आ गया, बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू बी आ गया, एंड बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू सी आ गया, एंड गामा इक्वल टू डी आ गया। तो यहां से इनको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा इक्वल टू बी प्लस सी। दिस इंप्लाई बीटा क्या आ गया, बी प्लस सी बाय 2। और अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू बी एंड माइनस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस सी। अगर हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, 2 डेल्टा इक्वल टू बी माइनस सी, दिस इम्प्लाई डेल्टा इक्वल टू बी माइनस सी बाय 2। क्लियर। अब हमें किसके लिए चेक करना है, अभी हमने किसके लिए चेक किया, लीनियर स्पैन के लिए। अब हमें किसके लिए चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए। और एल आई करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी माइनस डेल्टा गामा इक्वल टू 0 0 0 0।
तो यहां से क्या आ गया, E इक्वल टू 0, B प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, B माइनस डेल्टा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 0। इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 बीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई बीटा इक्वल टू 0, और अगर बीटा 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 0। सारे स्केलर्स क्या हो गए, 0 हो गए। तो यहाँ से ये क्या है, एल आई है। तो हमने क्या देखा, तो यहाँ से देखो इसके स्पैनिंग सेट में क्या है, अल्फा इक्वल टू ए है, गामा इक्वल टू डी है, बीटा की वैल्यू बी प्लस सी बाई 2 है, एंड डेल्टा की वैल्यू बी माइनस सी बाई 2 है। तो इसका जो स्पैनिंग सेट है वो किसके इक्वल हो गया, वी के इक्वल हो गया। एंड ये एल आई भी है। दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर देंगे, दिस इज बेसिस। यानी जो ये सेट हमने लिया था 1 0 0 0 0 1 1 0 वाला, ये सेट क्या है, ये बेसिस बना रहा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, s इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x प्लस 2, दैट इज सबसेट ऑफ आर एक्स। क्लियर। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले, अल्फा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस गामा एक्स प्लस 2। तो यहां से क्या आ गया, अब हमें क्या लेना है, हमें पहले स्पैनिंग सेट देखना है। उसके लिए हम क्या करते थे, एक जनरल पॉलिनोमियल के इक्वल रखेंगे हम इस पॉलिनोमियल को। एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू अल्फा एक्स क्यूब प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा एक्स प्लस 2 गामा। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का एक ही टर्म है, तो यहां से आ गया अल्फा इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो, बीटा, इसका भी एक ही टर्म है, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, बीटा। एक्स के लिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, सी। और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या है, ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस, तो देखो गामा की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी इक्वल टू 2 गामा, डेट इज डी बाई 2। गामा इक्वल टू क्या है, डी बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बाई 2 इक्वल टू सी। तो ई बी डी के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने एक एलिमेंट सी लिख दिया। तो ये क्या है, लीनियर स्पैन नहीं है ना। दिस इम्प्लाई नॉट एल एस। बट देखो इस तीनों पॉलिनोमियल की डिग्री डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो जाएंगे ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट ये हो जाएंगे। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं कि एल आई है या नहीं। तो हमारे पास क्या है, अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से तो देखो यहां से अपने पास क्या आया था, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस गामा, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 0 से कंपेयर करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0
और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड क्या है गामा इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा गामा अगर 0 0 है तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया S is linearly independent। S Li है लेकिन Ls नहीं हुआ, but not Ls। This imply not a basis। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर V ओवर F है R2 ओवर R, तो इसका बेसिस क्या हो जाएगा 1 0 एंड 0 1। हम 1 0 और 0 1 की हेल्प से R2 ओवर R के सारे एलिमेंट लिख सकते हैं ना। तो यहां से इस B का, तो देखो यहाँ पे एलिस क्या है, एलिस हो गया मेरा R2 ओवर R, क्योंकि इस सेट से हम पूरा का पूरा R2 ओवर R जनरेट कर पा रहे हैं। तो इसका जनरेटिंग सेट क्या कर रहा है R2 ओवर R को जनरेट कर पा रहा है। तो यहाँ से इसके एलिस क्या हो गया, इसका एलिस हो गया R2 ओवर R। और सेकेंड बीटा कैसा है, ये सेट कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। तो B कैसा हो गया, B Li भी हो गया। दिस इंप्लाई दिस B इज बेसिस। ये क्या है, ये बेसिस है। क्लियर। ये सेट क्या है, ये सेट बेसिस है। अब नेक्स्ट टर्म देखो, ऑर्डर्ड बेसिस। basis B is said to be ordered basis if we consider B as an ordered set। हम बेसिस B को ऑर्डर्ड बेसिस कब कहेंगे, जब हम बेसिस B को ऑर्डर्ड सेट की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे देख लो, हम ले लेते हैं अगर V1 V2 Vn, ये हमारा बेसिस है, ठीक है। अगर हम ये ले लें अब कि V2 V1 V3 Vn, या फिर ऐसे ले लें V1 V3 V2 Vn, तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट ऑर्डर बेसिस है, ठीक है। ये सब सेम नहीं है, ये सब डिफरेंट ऑर्डर बेसिस है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन V1 का था, V2 का था एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन क्या आ गया, V2 आ गया। तो अब हम फर्स्ट पोजीशन पर सेकेंड ही रखेंगे। जो भी हमारा वेक्टर स्पेस होगा तो उसके लिए वो जिस तरह से भी डिफाइन होगा उसके सेकेंड एलिमेंट को हम फर्स्ट पोजीशन पे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर 3 डिफरेंट ऑर्डर्ड बेसिस। सो अभी हमने क्या देखा, ये तीनों क्या है, बेसिस है। तो एक नोट लगाओ, बेसिस इज नॉट यूनिक but representation is यूनिक। कि बेसिस होता है ना वो यूनिक नहीं होता, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूनिक होता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बेसिस, तो हमें बेसिस को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड बेसिस लिख देंगे, और वो एक यूनिक वे है बेसिस को दिखाने का, है ना।
तो बेसिस यूनिक नहीं होता, कोई भी सेट अगर एलएस हो रहा है और एलआई हो रहा है तो वो बेसिस हो जाएगा, तो उसके यूनिक होने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट टर्म देखो, अभी हम लोग कुछ थ्योरम और कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि हमें आगे क्या डिफाइन करना है, डायमेंशन, है ना। तो डायमेंशन देखने के लिए हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, क्या बोल रहे हैं, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देखो ये क्या होता है, हम किसी फाइनाइट एलिमेंट से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। जैसे होता है ना फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप, अब वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 - 1 पूरे इंटीजर को जनरेट कर देता है, वैसे ही यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड स्पेस की अगर हमारे पास कोई लीनियर कोई स्पैनिंग सेट ऐसा है, कोई स्पैनिंग सेट है जो इक्वल टू वी हो जाए, यानी कि कोई स्पैनिंग सेट पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर दे, और वो स्पैनिंग सेट कैसा हो, वो स्पैनिंग सेट फाइनाइट हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। A vector space V over F is said to be finitely generated vector space if there exists S क्या है, subset of V such that linear span of S is equal to V and S is फाइनाइट, यानी किसी फाइनाइट सेट से हम पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। एग्जांपल देखो, R2 ओवर R को हम लोग 1 0 एंड 0 1 की हेल्प से लिख सकते हैं। सेकेंड डिफिनेशन देखो, नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस NFGPS. Simple. A vector space which is not finitely generated is called not finitely generated, है ना, not finitely generated vector space. अब इसके लिए एक एग्जांपल देखो, Rx over R, ये क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये क्या है, नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देखो इसको प्रूव करते हैं कि ये नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैसे है। सो लेट एस सबसेट है Rx का, एंड अगर ये नॉन फाइनाइटली जनरेटेड नहीं है, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अपोजिट। तो हम क्या लेते हैं कि ये S क्या है, इसका सबसेट है Rx का, और कार्डिनलिटी ऑफ X क्या है, फाइनाइट। S कैसा है, S एक फाइनाइट सेट है। क्लियर? लेट K इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री ऑफ Px such that Px belongs to S। K क्या है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ Px, और Px कहां से आ रहा है, S से। So any linear combination of these polynomial will also have a degree less than or equal to D। अब ये जो पॉलिनोमियल्स हमने लिया है एस में, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे
तो लीनियर कॉम्बिनेशन से हम लोग डिग्री चेंज नहीं कर पाते, हमें पता है। तो क्या होगा डिग्री, अगर हम पॉलिनोमियल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो उससे डिग्री या तो डी एज इट इज रह जाएगी या कम हो जाएगी, पर बढ़ तो नहीं सकती। अगर मान लो तुमने दो पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 3, ठीक है। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो पॉलिनोमियल आएगा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या पॉलिनोमियल आएगा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 3 बीटा। तो हमने 2 डिग्री की मैक्सिमम पॉलिनोमियल लिया था, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन से पॉलिनोमियल आया वो क्या हो गया, वो 2 डिग्री का ही रहा, है ना। अगर हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल ले लेते, 2x³ प्लस 1 माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाता, 2x³ प्लस 2 माइनस 2x³ माइनस 6x² माइनस 4x माइनस 4, ये आ जाता। और यहां से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बच क्या था, बच जाता हमारे पास -6x² माइनस 4x माइनस 2। हमने कितने डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था, हमने 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था, और लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया। लेकिन किसी भी सिचुएशन में डिग्री 3 से ऊपर तो नहीं चली जाएगी ना, लीनियर कॉम्बिनेशन करने से डिग्री या तो एज इट इज रहेगी या कम हो जाएगी, डिग्री कभी भी बढ़ तो नहीं सकती पॉलिनोमियल की। तो देखो हमने क्या लिया था, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री हमने लिया था के, कि एस में के डिग्री तक का पॉलिनोमियल है, हमने ये ले लिया। तो देखो देन पॉलिनोमियल एक्स के प्लस 1 इज इन आर एक्स। जब हमारे पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल है तो उसमें तो एक्स के प्लस 1 डिग्री का भी पॉलिनोमियल होगा ना। हमने एस लिया दैट इज सबसेट ऑफ आर एक्स, और उसमें के डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन आर एक्स में तो के प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी होगा, है कि नहीं। बट it cannot expressed as a linear combination of the polynomial in S। अब S में जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम अपनी ये वाली पॉलिनोमियल तो नहीं बना सकते, एक्स के प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हम बना नहीं सकते एस की पॉलिनोमियल के हेल्प से। तो इसका क्या मतलब हो गया, बिकॉज इट्स डिग्री इज ग्रेटर देन डी। तो यहां से क्या आ गया कि हमने जो एजम्पशन लिया था एस, कि एस स्पैन कर देगा कंप्लीट आर एक्स को, वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। एस स्पैन नहीं कर पाएगा कंप्लीट आर एक्स को, एस में हर वो डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं है जो हमें चाहिए, उसमें कुछ फाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो एस में जो पॉलिनोमियल है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम एक्स के प्लस 1 पॉलिनोमियल बना नहीं पा रहे, तो यहां से क्या हो गया, दिस कंट्राडिक्ट द इनिशियल assumption that S span Rx। हमने जो एज्यूम किया था कि S स्पैन कर देगा Rx को, S पूरे Rx को जनरेट कर देगा, हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। दिस इम्प्लाई Rx
कैन नॉट बी फाइनाइटली जनरेटेड। क्लियर? देखो हमने क्या किया, हमें क्या दिखाना था कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल आर एक्स ओवर आर क्या है, नॉट नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना था कि ये नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो इसके लिए हमने एक सेट एस ले लिया, कैसा सेट, जो फाइनाइट है। ठीक है, और के हमने ले लिया कि के क्या है, मैक्सिमम डिग्री है, मतलब एस में जो भी पॉलिनोमियल्स है के क्या है, मैक्सिमम डिग्री है उन पॉलिनोमियल्स का। क्लियर? हमें क्या पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन, जब हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो उससे डिग्री नहीं बढ़ती है, डिग्री या तो एज इट इज रहती है या डिग्री कम हो जाती है। हमने एग्जांपल लेकर देख लिया, यहाँ पे डिग्री एज इट इज बनी हुई थी और यहाँ पे डिग्री कम हो गई। तो लीनियर कॉम्बिनेशन से डिग्री कम हो सकती है या अपनी डिग्री को मेंटेन रख सकती है ना, लेकिन बढ़ तो नहीं सकती। और हमें क्या चाहिए था, आर एक्स में अगर एक्स टू द पावर के डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आर एक्स में एक्स टू द पावर के प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी होगा, है ना। तो हमें तो बनाना है क्या, एक्स के प्लस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी हमें आर एक्स में चाहिए। लेकिन जो सेट एस को हमने स्पैनिंग सेट बोल कर लिया कि ये पूरा आर एक्स को जनरेट कर देता है, उसमें जो भी पॉलिनोमियल्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम एक्स टू द पावर के प्लस 1 वाला पॉलिनोमियल नहीं बना पा रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया, कंट्राडिक्शन आ गया कि हमने जो एज्यूम किया था कि एस जनरेट कर रहा है आर एक्स को, वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। दिस इम्प्लाई आर एक्स क्या हो सकता, आर एक्स कैन नॉट बी फाइनाइटली जनरेटेड। क्लियर? एक और सेट देखो, आर ओवर क्यू इज अ नॉन फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। ये भी क्या है, नॉट फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। इसको भी प्रूव करते हैं। देखो हमारे पास क्यू है, फील्ड की जगह पे क्यू है और वेक्टर की जगह पे आर है। मतलब क्या आ रहा है, स्केलर्स आ रहे हैं रेशनल से और वेक्टर्स आ रहे हैं रियल से। क्लियर? तो क्यू कैसा है, क्यू तो काउंटेबल है। और आर कैसा है, आर अनकाउंटेबल है। तो देखो, इफ अ वेक्टर स्पेस V over a countable field F has a finite basis with n elements, then any vectors in V is a linear combination of these n basis vectors with coefficients from F। क्या बोल रहा है कि इन अ वेक्टर स्पेस V ओवर अ काउंटेबल फील्ड, कि अगर वेक्टर स्पेस V कहाँ डिफाइन है, किसी काउंटेबल फील्ड F पे डिफाइन है, F अगर काउंटेबल है और हमें क्या दिखाना है कि ये नॉन फाइनाइटली जनरेटेड है, तो F हैज अ फाइनाइट बेसिस with n element, then any vector in V is a linear combination of these n bases। कोई भी V होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा इस n बेसिस के। और F कैसा है, F काउंटेबल है, F इज काउंटेबल and a finite number of linear combination of countable sets are countable। हमें क्या पता है कि a finite number of linear combinations of countable sets are countable।
अगर काउंटेबल सेट्स को हम फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो कैसा रहेगा, वो काउंटेबल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, द इंटायर स्पेस V मस्ट बी काउंटेबल। तो पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस कैसा आ गया, वो काउंटेबल आ गया। सो और हमें क्या पता है R कैसा है, R अनकाउंटेबल है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। सो द वेक्टर स्पेस R over Q cannot be finite dimensional if it is finite dimensional it would have a finite basis and the entire space R would be countable। और ये क्या है, कंट्राडिक्शन, क्योंकि R क्या है, R इज अनकाउंटेबल। दिस इम्प्लाई R over Q is an infinite dimensional वेक्टर स्पेस ओवर Q। तो देखो R ओवर Q क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास फाइनाइट बेसिस आ जाती है तो हम फाइनाइट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे एलिमेंट को, है ना। और हमें क्या पता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो पूरा एंटायर स्पेस क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। सो वेक्टर स्पेस R ओवर Q कैन नॉट बी फाइनाइट डायमेंशनल। क्लियर। अब जैसे देख लो ना, हमें नहीं पता ना इसका बेसिस क्या होगा। बेसिस में मान लो एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं पहले 1। देखो अगर हम लिखते हैं R ओवर Q, तो ये क्या है, फील्ड, ये क्या है, वेक्टर स्पेस, है ना। तो हम लेते हैं बेसिस में पहले 1, ठीक है। तो ये क्या है, वेक्टर। अब हमें क्या लिखना है, √2, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 इंटू √2। और ये √2 कहाँ से आएगा, स्केलर से, स्केलर फ्रॉम फील्ड। पर √2 तो बिलोंग नहीं करता ना क्यू से, √2 तो क्यू में है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिस के सेट में √2 डालना पड़ेगा। फिर अगर मान लो हमें √3 लिखना है तो ये भी क्यू में नहीं है, तो हमें √3 डालना पड़ेगा। ऐसे √7, √5, ऐसे करके हमें सारे इरेशनल नंबर बेसिस में डालने पड़ेंगे। ये क्या है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कैसा होता है, इनफाइनाइट। कार्डिनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ये बेसिस R ओवर Q क्या है, इनफाइनाइट। √2 लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, हमें हमारे पास √2 है ही नहीं हमारे फील्ड में, तो हमें वो बेसिस में डालना पड़ेगा। तो हमारे फील्ड में तो कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा इरेशनल नंबर बेसिस में डालना पड़ेगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो R ओवर Q का कार्डिनलिटी क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्लियर। तो यहां से एक स्टेटमेंट लिखो, ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over a countable field must itself be countable। तो देखो अगर हमें क्या बनाना है, हमें फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाना है ओवर अ काउंटेबल फील्ड। तो जहां जिस सेट से हम लोग वेक्टर्स ले रहे हैं, जिस फील्ड से हम लोग वेक्टर्स ले रहे हैं, वो फील्ड भी कैसी होनी चाहिए,
वो फील्ड भी काउंटेबल होनी चाहिए। जैसे Q ओवर Q, ये किससे जनरेट हो रही है? ये भी 1 से हो जाएगा, है ना। ये 1 डायमेंशनल है, यानी फाइनाइट डायमेंशनल हो गया। अगर बनाना है ZP ओवर ZP, है ना, ये भी फाइनाइट डायमेंशनल हो गया। मतलब अगर तुम्हारा फील्ड काउंटेबल है तो जहां से वेक्टर आ रहे हैं जिस फील्ड से, वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी काउंटेबल होना चाहिए। क्लियर? तो आज बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।